अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने वेस्टिबुलर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन और कौन कौन से हम टेस्ट परफॉर्म करवाएंगे वेस्टिबुलर पैथोलॉजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन के अंदर हमने कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स पे फोकस करना होता है जिसकी वजह से हमें पता चल सके कि इस पेशेंट को कौन सी वेस्टिबुलर पैथोलॉजी और क्या क्या सिम्टम्स आ रही हैं, ड्यूरेशन क्या है। तो ये सब कुछ हम पता चल जाता है जब हमारी हिस्ट्री टेकिंग अच्छी होगी। तो एग्जामिनेशन के अंदर सबसे पहले हमने हिस्ट्री टेकिंग करनी है और उसके अलावा हमने सिस्टम्स रिव्यू करवाने हैं, यानी कि हम इसके अंदर टेस्ट करवाएंगे डिफरेंट पैथोलॉजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा हमने हमने जो सिम्टम्स आ रही हैं पेशेंट को वो हमने आइडेंटिफाई करनी है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिम्टम्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यही है कि हमने हिस्ट्री टेकिंग लेनी है और सिस्टम्स रिव्यू लेने हैं। सेकंड पॉइंट आ जाता है कि हमने आइडेंटिफाई करनी है उसकी सिम्टम्स को। अब कौन सी बेसिक सिम्टम्स आ सकती हैं जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है। तो सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम आता है इसके अंदर वो आ जाता है वर्टाइगो। ठीक है, वर्टाइगो अगर हम सिंपली कहें तो जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जो पर्सन है ना वो स्टिल होगा, लेकिन उसको इस तरह की फीलिंग आएगी कि जो इसका इर्द गिर्द इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग, वो यानी कि मूव कर रहा है, वो स्टिल नहीं है, वो मूवमेंट के अंदर है। जो इर्द गिर्द का उसका इन्वायरमेंट है या सराउंडिंग जो भी है, ठीक है, तो वो मूव कर रहा है, उसको ये फीलिंग आएगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं वर्टाइगो। उसके अलावा अगर इसकी हम डेफिनेशन को डिस्कस करें तो इसको हम कहते हैं इल्यूजन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, लुयन मतलब कि मिसपरसेप्शन होना, ऑफ मूवमेंट। ठीक है, और हम सिम्टम्स को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं और साथ साथ में हमें पता होनी चाहिए कि क्या क्या काजेज हो सकती हैं वर्टाइगो की। ठीक है, तो इसकी क्या क्या काजेज हो सकती हैं वर्टाइगो की। बाइलेटरल, ठीक है, बाइलेटरल प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो हो सकता है, इसकी काज में आ जाता है। यूनिलेटरल वेस्टिबुलर हाइपोफंक्शन हो सकता है। यूनिलेटरल सेंट्रल सेंट्रल लियन, ठीक है, जो कि अफेक्ट करे वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई को। ठीक है, तो ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट काजेज है। सबसे पहली आ जाती है बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो। इसको हम डिटेल में जाकर डिस्कस करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी काज। उसके अलावा यूनिलेटरल वेस्टिबुलर हाइपोफंक्शन हो सकता है, यूनिलेटरल सेंट्रल लियन हो सकती है जो कि अफेक्ट कर सकती है वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई को। तो ये इसकी तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट काजेज हैं। देन आ जाती है, ठीक है, सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया है सिम्टम को वर्टाइगो को। देन हम डिस्कस कर लेते हैं सेकंड इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम लाइट हेडेडनेस। ठीक है, लाइट हेडेडनेस हम कहते हैं फीलिंग ऑफ फेंटिंग। ठीक है, तो ये भी वेस्टिबुलर पैथोलॉजी की सिम्टम है कि इसके अंदर लाइट हेडेडनेस मतलब कि क्या है कि उस पेशेंट को आएगा कि वो ना बेहोश होने वाला है, उसको ना ये वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, वर्टाइगो के साथ साथ क्या लाइट हेडेडनेस आ जाएगी। अब इसकी क्या क्या काजेज हो सकती हैं लाइट हेडेडनेस की। तो लाइट हेडेडनेस के अपने अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट काजेज आ जाती हैं इसकी कि आपने ये जो है ना इसके अंदर बताना होता है कि जो वर्टाइगो है और एक और आगे चल के मैं बताऊंगी सिम्टम, ये दोनों जो है ना ये वेस्टिबुलर लियन की वजह से हो सकती हैं। लेकिन जो लाइट हेडेडनेस है ना ये वेस्टिबुलर फैक्टर्स इसके अंदर नहीं होते। इसके अंदर कौन से फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो जो फैक्टर्स होते हैं वो आ जाते हैं इसके अंदर नॉन वेस्टिबुलर फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसको आपने नहीं भूलना। देन आ जाती है, हम इसकी काजेज को डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी ऐसी काजेज हो सकती हैं जो कि नॉन वेस्टिबुलर
फैक्टर्स हैं तो सबसे पहले आ जाती है हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से हो सकती है लाइट हेडेडनेस। ठीक है, उसके अलावा हाइपोटेंशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से हो सकती है, पैनिक डिसऑर्डर। ठीक है, अनदर काज आ जाती है इसकी ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन की वजह से। ठीक है, तो सिर्फ इसी की बेस के ऊपर लाइट हेडेडनेस, हमने अगर पेशेंट को वो कंप्लेन के साथ आया, उसको ये सिम्टम आ रही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसको वेस्टिबुलर पैथोलॉजी है। ठीक है, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस में भी आ सकता है, क्योंकि इसकी अदर काजेज भी हो सकती हैं। हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से भी लाइट हेडेडनेस होती है, हाइपोटेंशन, एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन की वजह से भी लाइट हेडेडनेस होती है। तो इन सब सिम्टम्स को भी हमने और इनकी काजेज को हमने आइडेंटिफाई करना होता है। फिर हमने इसका एक अच्छा सा क्या करना होता है कि डायग्नोसिस बनाना होता है अपना। ठीक है, तो ये भी इसकी कुछ होती हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं लाइट हेडेडनेस के। ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाती है इसके अंदर बात के, इसके ये जो होती है ना लाइट हेडेडनेस, ये नॉन वेस्टिबुलर फैक्टर्स की वजह से होती है। उसके अलावा आ जाती है इसकी जो थर्ड सिम्टम आ जाती है। ठीक है, सेकेंड सिम्टम को भी हमने डिस्कस कर लिया, लाइट हेडेडनेस। थर्ड सिम्टम जो इसके अंदर आ जाती है वो आ जाती है डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम हम किसे कहते हैं कि जब बैलेंस जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, अब बैलेंस जो डिस्टर्ब हो जाता है उसकी क्या क्या काजेज हो सकती हैं। ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम की काजेज। ठीक है, इसकी भी बहुत सी काजेज हो सकती हैं और ये भी आ जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, ये याद रखना है कि ये भी जो है इसके अंदर वेस्टिबुलर फैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ लाइट हेडेडनेस के अंदर नॉन वेस्टिबुलर फैक्टर्स हैं, इसके अंदर क्या आ जाते हैं कि इसके अंदर कोई वेस्टिबुलर पैथोलॉजी चल रही होगी जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा होगा। अब कौन कौन सी काजेज आ जाती हैं इसके अंदर भी, बायलेटरल वेस्टिबुलर हाइपोफंक्शन हो सकता है, क्रोनिक। ठीक है, कोई क्रोनिक पैथोलॉजी चल रही है जिसकी वजह से वेस्टिबुलर हाइपो फंक्शन है। ठीक है, उसके अलावा सोमैटो सेंसेशन लॉस हो सकती है इसके अंदर। ठीक है, कोई ब्रेन स्टेम के अंदर लीन हो सकती है। ठीक है, सेरिबेलर एंड मोटर पाथवे लीन्स हो सकती हैं। ठीक है, ये आ जाती है इसकी थर्ड सिम्टम। देन हम डिस्कस कर लेते हैं फोर्थ सिम्टम को। ठीक है, ओसिलोप्सिया। ठीक है, ये वाइवा में भी आपसे पूछते हैं कि ओसिलोप्सिया क्या है। इसकी बेसिकली डेफिनेशन क्या आ जाती है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स in the visual environment that are known to be stationary। ठीक है, इसके अंदर जो पेशेंट है ना वो स्टिल होगा, लेकिन उसे जो इर्द गिर्द की चीज़ें हैं जिसके बारे में उसे पता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये स्टिल ही रहती हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो पेशेंट रूम के अंदर है तो उसे ये पता है कि ये जो टेबल वगैरह हैं या फिर जो वॉल्स वगैरह रूम की, या फिर जो सोफ़ा है या
बेड है, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये स्टेशनरी होती हैं, ये स्टिल होते हैं, लेकिन जिस पेशेंट को ओसिलोप्सिया होगा इस कंडीशन के अंदर उस ऑब्जेक्ट तो स्टिल होगा लेकिन उसकी जो इमेजेस हैं रेटिना के ऊपर बन रही होंगी वो क्या होंगी, मोशन के अंदर होंगी, जिसकी वजह से उसे वो सारी जो स्टिल चीजें हैं वो मूव करती हुई दिखाई देंगी। इसको हम कहते हैं ओसिलोप्सिया इस पेशेंट को। ठीक है, और ये जो कंडीशन होती है ये बेसिकली इसकी क्या काजेज आ जाती हैं। ठीक है, इसकी काजेज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने पहले भी डिस्कस की है, इसके अंदर आ जाता है लॉज ऑफ VOR। ठीक है, VOR मैंने आपको बताया था, VOR गेन क्या होता है, लॉस क्या होता है। तो बेसिकली VOR क्या होता है कि जब हेड रोटेट होता है तो आप आईज जो होती हैं वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए और स्टेबल रह सके इमेज ऑन दी रेटिना, तो वो क्या करती हैं, आईज जो हैं वो ऑपोजिट साइड के अंदर रोटेट करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हेड राइट साइड को रोटेट किया है तो जो आईज हैं वो लेफ्ट साइड को रोटेट करेंगी, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इमेजेस बनते हैं रेटिना के ऊपर वो स्टेबल इमेजेस बनते हैं। लेकिन जिस पेशेंट को ओसिलोप्सिया है उसके अंदर क्या हो रहा है, उसकी क्या काज क्या आ रही है कि उसके अंदर VOR जो है वो लॉस हो रहा है। जब VOR लॉस हो चुका है इसका मतलब है कि जब हेड रोटेट होगा तो आईज भी उसी साइड को रोटेट होंगी, जिसकी वजह से इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर स्टेबल नहीं बनेगा। इमेज जब रेटिना के ऊपर स्टेबल नहीं बनेगा तो उस पेशेंट को जो चीजें उसे पता है कि ये स्टेशनरी होती हैं, फॉर एग्जांपल अब हमें पता है ना कि ये जो बेड है या फिर सोफा वगैरह ये रोटेट नहीं हो सकता, ये मूव नहीं हो सकता, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन ओसिलोप्सिया के पेशेंट को ये चीजें मूव करती हुई दिखाई देती हैं, वॉल्स वगैरह, ठीक है, डोर वगैरह, ये सारी चीजें उसे मूव करती हुई दिखाई देंगी। तो उसकी यही रीजन होती है कि इन पेशेंट्स के अंदर क्या हो रहा है कि लॉस हो रहा है VOR, जिसकी वजह से जो फोविया और रेटिना के ऊपर इमेजेस बन रहे हैं वो स्टेशनरी नहीं है, वो मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से उस पेशेंट को चीजें भी जो स्टेशनरी हैं उसे पता है कि ये स्टेशनरी है, वो मूव करती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन दी विजुअल इन्वायरमेंट दैट आर नोन टू बी स्टेशनरी। तो इसका यही मतलब है कि उस पेशेंट को एक्सपीरियंस होगा कि चीजें मूव कर रही हैं विजुअल इन्वायरमेंट के अंदर, जिसके बारे में उसे पता है कि ये स्टेशनरी है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ओसिलोप्सिया। तो इसकी काज आ जाती है लॉस ऑफ VOR। अनदर काज आ जाती है इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, फर्स्ट ये काज होगी, सेकंड आ जाती है कि इसके अंदर वेस्टिबुलर हाइपोफंक्शन भी हो सकता है। तो ये इसकी टू मेन काजेज आ जाती हैं ओसिलोप्सिया की। देन आ जाती है कि अब हमने डिस्कस कर लिया कि सबसे पहले हमने हिस्ट्री सिस्टम्स रिव्यू लेने होते हैं, देन हमने आइडेंटिफाई करनी होती है सिम्टम्स को। सिम्टम्स के अंदर हमने डिस्कस कर लिया, वर्टाइगो आ जाता है, लाइट हेडेडनेस आ जाती है, डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है इसके अंदर, और ओसिलोप्सिया, और इनकी हमने काजेज को डिस्कस कर लिया। थर्ड पॉइंट आ जाता है जिसको हमने एग्जामिनेशन के अंदर देखना होता है, तो वो आ जाता है ड्यूरेशन एंड circumstances ऑफ सिम्टम्स। ड्यूरेशन यानी कि कितनी देर ये सिम्टम्स रह रही हैं उनको हम कहते हैं ड्यूरेशन। ठीक है, उसके अलावा हमने ड्यूरेशन के अंदर देखना होता है कि ये जो सिम्टम्स हैं ये कांस्टेंट हैं। ठीक है, यानी कि कॉन्टिन्यूसली हो रही हैं ये सिम्टम्स आ रही हैं उस पेशेंट को, या फिर ये क्या है कि ये एपिसोडिक इन नेचर है। ये हमने उस पेशेंट से ही पूछना होता है कि आपको ये सिम्टम्स जो हैं ये कितने अरसे से आ रही हैं, या फिर ये बार बार आती हैं, दिन में कितनी दफा आती हैं, तो ये हमने उस पेशेंट से पूछना होता है। देन आ जाती है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके अंदर वर्टाइगो, क्योंकि मोस्टली जो वेस्टिबुलर पैथोलॉजीज होती है ना उसके अंदर जो मेन सिम्टम आ रही होती है वो वर्टाइगो की आ रही होती है। अब हम किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वेस्टिबुलर पैथोलॉजीज को कि आइदर ये वेस्टिबुलर पैथोलॉजी है या फिर कोई और वेस्टिबुलर पैथोलॉजी है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, ड्यूरेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है उसके अंदर। अब हम क्या कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम उस पेशेंट से पूछेंगे कि आपको ये जो वर्टाइगो है ये कितनी देर रह रहा है। ठीक है, कितनी देर में आपको ये सिम्टम्स जो हैं वो खत्म हो रही हैं, आइदर वो सेकंड्स के अंदर है या फिर वो मिनट्स के अंदर है।
ठीक है। अगर सेकंड्स और मिनट्स के अंदर सिम्टम्स आ रही होंगी वर्टाइगो की, इसका मतलब है कि इसके अंदर कौन सी पैथोलॉजी चल रही है, बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो है इस पेशेंट को। ठीक है। अगर जो सिम्टम्स हैं वो लास्ट हो रही हैं मिनट्स टू आवर्स, तो इसका मतलब है कि उस पेशेंट को जो पैथोलॉजी है वो मैनियर डिजीज है। ठीक है। मैनियर डिजीज आगे चल के मैं 1 बाय 1 पैथोलॉजीज को डिस्कस करूंगी डिटेल के अंदर, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है सर्कमस्टांसेस ऑफ सिम्टम्स के अंदर हमने क्या देखना होता है, यानी कि किन सिचुएशंस के अंदर पेशेंट को ये सिम्टम्स आ रही हैं। ठीक है। किन सिचुएशंस का क्या मतलब है कि आइदर जो सिम्टम्स आ रही हैं वो पेशेंट को रेस्ट में आ रही हैं, फिर उसकी पोजीशन चेंज की वजह से ये सिम्टम्स आ रही हैं। ठीक है। पोजीशन चेंज की वजह से, या फिर पेशेंट को मूवमेंट की वजह से, मूवमेंट करने की वजह से उस पेशेंट को सिम्टम्स आ रही हैं। तो ये इसके अंदर आ जाती हैं सर्कमस्टांसेस ऑफ सिम्टम्स के अंदर हमने किन चीजों को देखना होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हमने कौन कौन से टेस्ट करने होते हैं वेस्टिबुलर पैथोलॉजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर किसी भी चीज में आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।